बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं हमेशा की तरह आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत तरीके के साथ हुआ होगा। तो हमेशा से अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं अपनी साथी एंकर को कॉम्प्लीमेंट दिए बगैर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा सकता। बस तो मैं ये कहना चाहूँगा ऑन एयर शहरबानो, नाइस कलर अगेन। थैंक यू, सेम टू आप यू। ये इतनी मोटिवेशन कैसे आती है सुबह सवेरे के आप जो है बस आ वार्डरोब अपनी जाती है। खंगालें और उसमें से एक बेहतरीन किस्म के कलर का जो है वो इंतखाब करें और किया वो जाता पहने। है, बस वो जहन में रखा जाता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त हमें घरों में बैठकर देख रहे हैं तो उनको थोड़ी फ्रेश वाइब आनी चाहिए, तो इसलिए फिर इस तरह के कलर का इंतखाब किया जाता है। और इतना वैसे do इतनी you believe तारीफ ना शहरबानो करें, ये ना हो कि मैं बिल्कुल सूट फाड़ के बाहर निकला। फूले ना समाये। हाँ, भूले ना समाए। वैसे आप बिलीव करती हैं कि रंगत का असर होता है, हाँ, होता है, मतलब कलर्स का असर होता है शख्सियत? बिल्कुल होता है। कलर्स का शख्सियत पे असर भी होता है। आपने नाम ग्रीन का आज भी इसलिए होता है। पहना है कि आप जरा पॉजिटिव वाइब लिखें। हो। हाँ। हम भी पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बर्थडे विश करेंगे मशहूर ज़माना फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स को। आज वाह। उनकी सालगिरह है, तो हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। और स्टीफन हॉकिंग्स ना सिर्फ वो लोग जो साइंस के तालिब इल्म हैं उनके पसंदीदा रहे हैं हमेशा से, बल्कि वो तमाम लोग जो कि ज़िंदगी में किसी ना किसी मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं उनके भी आइडल हैं। मिसाल है बिल्कुल, motivation। उनकी भी बहुत बड़ी जो है उनके लिए एग्जाम्पल सेट की स्टीफन हॉकिंग्स ने। स्टीफन हॉकिंग्स जो थे ऑक्सफोर्ड में वहाँ पर पैदा हुए हैं और इस हवाले से 17 साल की एज में उन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ से बीए की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी में उन्होंने मज़ीद अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाया। और फिर एक लंबी फहरिस्त है जो साइंस की फील्ड में उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, जो व्हील दरियाफ्तें चेयर पर उन्होंने की। बैठ के जिस तरह से उन्होंने ये सारे कारनामे सर जी, अंजाम बिल्कुल। दिए, मतलब वो आम, अगर हम नॉर्मली ऐसे शख्स हैं तो हम उसको माजूर कंसीडर करते हैं, मगर स्टीफन हॉकिंग ने ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज ये करवाया। बताया उन्होंने कि जी अगर आप में करेज है, तो आप कर अज़्म सकते है, हैं। हिम्मत है और अगर पर्पस है लाइफ का आपके पास, तो फिर ये आपको तो हो कोई नहीं गई रोक सकता। बर्थडे विश। अब कुछ बात कर लें मौसम की, जो कि बहुत सर्द है और ठंड जो है वो कह रही है मैंने पढ़ना ही है और पढ़ के ही रहना है, तो बच जाओ तुम लोग। मुल्क भर में जो है खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। लाहौर और कराची में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी के बायस धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने से मोटरवेज बंद और फ्लाइट्स ऑपरेशन शदीद मुतासर हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी में रातें मजीद सर्द रहने का इम्कान है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस नुक्ता जो है, पारा जो है वो नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया है। और वादी कोयटा के पहाड़ों, ज़ियारत और कलात में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। तमाम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। वहाँ पर PDMA के मुताबिक कल मंगल को मरी और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी भी जी मुतवक्के बिल्कुल, है। मंगल और बुध को मरी, गलियात और नवाही इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। तो वो तमाम टूरिस्ट जो अजीम, टूर आपने प्लान तो कर कहा रहे था हैं हम जाएंगे एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पहली बर्फबारी देखने। पहली हमारे बर्फबारी प्रोड्यूसर ने भी अब कहा वीकेंड पे नहीं ना आई, पहली बर्फबारी जो है वर्किंग डेज के तो दौरान हम नहीं आ जा गई, तो सकते। क्या किया जा सकता है जब काम ही किया जा सकता कहा है। गया था कि हम जाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर ने भी कहा था कि हम जाएंगे, हम पहली बर्फबारी जो है वो एंजॉय करेंगे। करते हैं प्लान, इस बारे में भी प्लान करते हैं। बहरहाल मौसम तो ठंडा है जी। एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं ठंडी ठंडी, और वो ये है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का एक दरीना मुतालबा जो अब पूरा हो गया है और पेपाल के हवाले से बड़ी खुशखबरी अब सामने आई है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अब पेपाल के जरिए पैसे वसूल कर सकते हैं। निगरान वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए ये खुशखबरी सुनाई और ये उन्होंने बताया कि जी फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान में बैठकर पेपाल का अकाउंट खोलने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि थर्ड पार्टी के तहत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने बैंक अकाउंट में पैसे हासिल हो सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि तरसीलात ज़र को तीसरे फरीक के जरिए पेपाल से चैनलाइज किया जाएगा। इस सिलसिले में बाकायदा इफ्तिताही तकरीब 11 जनवरी को मुकर्रर होगी। तो ये है जनाब खुशखबरी फ्रीलांसर्स के लिए। बिल्कुल, एक और खबर है मेरे पास, वो भी पहुंचा अच्छा जी। दें। ये तो फ्रीलांसर्स के लिए है, क्योंकि फ्रीलांसर जो है वो काफ़ी किरदार अदा करते हैं मईशत में। बिल्कुल तो बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल। एक अच्छी खबर है और इस तरह के मामलात होने चाहिए। वर्क फ्रॉम होम से जो लोग रिलेट करते हैं उनके हवाले से भी हमने साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया की खबर बताई साउथ थी। कोरिया की खबर बताई थी। कि और उन्होंने शहरबानो जो work from home। फ्रीलांसर्स हैं उनके बारे में ये भी बताएं कि उनको ना बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था बिकॉज ऑफ दिस पेपाल। उन्हें जो है वो अकाउंट बनवाने पड़ते थे किसी और दूसरे हाँ, मुल्क से। बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई ऐसा डायरेक्ट जरिया कर दिया मौजूद नहीं था, पेपाल डायरेक्ट कर दिया। नहीं थर्ड पार्टी के थ्रू ही उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव लिया, लेकिन ये है कि पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे। अब वो इसकी मजीद डिटेल्स हैं वो हमारे जो IT के इस वक्त मिनिस्टर हैं केयर टेकर
उमर सैफ साहब वो 11 तारीख को उन्होंने जो इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया है उसमें मजीद ठीक है। डिटेल्स वो सामने तो इससे लेकर पहले आएंगे। चूंकि मैं बात कर रही थी सर्दी की, तो सर्दी से मिलती जुलती एक खबर है, वो है चीन के सर्द तरीन शहर हर्बन में सालाना आइस एंड स्नो फेस्टिवल शुरू हो गया है और इस मेले में हर चीज बर्फ से बनाई गई है। इस मुनफरिद मेले का इफ्तिताह शानदार आतिशबाजी और लाइट शो से किया गया। शानदार आतिशबाजी के खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो देखने को नजर आए। आसमान रंगो नूर से नहा गया। खूबसूरत ड्रोन शो ने शुरका को अपने शहर में जकड़ लिया। इसके बर्फ विजुअल्स से भी हम अपनी बनी टीवी स्क्रीन रंगीन पर वैसे इमारतें दिखा रहे हैं शहर बानो, अमेजिंग विजुअल्स वाह। और बड़े ही शानदार तरीके से ये ये बर्फ से फेस्टिवल का बनाई इनेकाद गई हैं किया गया है। अजीम, ये जितनी भी आपको नजर आ रही है ना बिल्डिंग्स, वाह, वाह, वाह। ये बर्फ से बनाई गई हैं। रंगीन इमारतें जो हैं सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रही। खुशियों भरा त्यौहार जो है वो आइंदा माह तक जारी रहेगा। यानी ये जो इनका फेस्टिवल है ये एक मंथ तक जारी हाँ जी रहेगा। बिल्कुल, और मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है अपनाए जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और ये बिल्कुल बर्फ से इन्होंने मुख्तलिफ इमारतें बनाई हैं। और सोशल visuals मीडिया पर ये दिखाने वायरल का भी हो गया हमेशा बहुत। से हमारा मकसद ये होता है कि जब आप अपना कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस, तो आप यहाँ जा सकते हैं क्योंकि एक माह ये जाने वाला है फेस्टिवल पूरा। तो आप प्लान करें, बिल्कुल यहाँ जाएं, और मेरे ख्याल से जो फायरवर्क्स यहाँ पे देखने वाला है वो क्या ही बात। मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग बनाते कैसे होंगे बर्फ से। क्या हाथों से बनाते होंगे या फिर कोई हाँ, होंगे उन्होंने बिल्कुल, कि इस बिल्कुल। तरह से बर्फ को तराशते होंगे और पूरी पूरी बिल्डिंग की शक्ल देते होंगे। खैर वैसे हमारे ये लाहौर तो में भी एक विंटरलैंड टाइप कोई चीज बनी है, आपने विजिट किया? हाँ हाँ बिल्कुल, लाहौर में भी है ना। एक वो- अच्छी कोशिश है। लेकिन वो बंदा गर्मियों में जाए तो मजा आए, सर्दियों हाँ, में तो बिल्कुल। बाहर भी उतनी नहीं, ठंड होती कोशिश है। करें। वैसे गर्मियों में भी वो कोई काम नहीं कर रहे थे इतना खास। हाँ, मैं गया था वहाँ पे, वो अवाम की तादाद ज्यादा थी कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो बेचारी बर्फ मेल्ट होने वैसे लग वो पड़ी। कराची में होना चाहिए क्योंकि कराची के लोग जो है ना ये वाला मौसम एंजॉय करने के लिए या पंजाब आते हैं या नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं। तो अगर वो कराची में होगा तो लोग वहीं बैठकर बर्फ एंजॉय कर लेंगे, तो उनकी जो है ना फ्लाइट के पैसे बच जाएंगे। या इतना ज़्यादा सफ़र जो है, इतने घंटे 20-25 घंटे उनको सफ़र करना पड़ता है, वो उससे महफूज रहेंगे। वहाँ पे होना चाहिए। जी बिल्कुल। और नाजरीन, वैसे तो दर्जा हरारत गिर रहा है, मौसम की हम बात करते हैं, लेकिन लेकिन सियासी मुल्क की- मैदान में जब बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है। और इस हवाले से हम आपको ये बताते हैं कि जनरल इलेक्शन वैसे तो 8 जनवरी को होने जा रहे हैं, लेकिन जो तकरीबन 8 माह बाद, यानी तकरीबन 1 माह 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इंतखाबी अमल ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अलकावार पोलिंग स्टेशंस की जो लिस्ट हैं वो भी जारी हो गई हैं। कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर जो समात है वो इतवार को भी जारी रही है। और PTI के कई रहनुमाओं की जो इंतखाबी मैदान है उससे बाहर होते हुए जो सिचुएशन है वो भी सामने आ रही है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब सुनो पाकिस्तान में मौजूद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम कैसे हैं सर? अस्सलाम। सुबह सुबह उठ के आपको कैसा महसूस हो रहा है? I'm an early riser otherwise, हाँ, so okay. it's always a pleasure. Anyway, हाँ, so ये जो मुल्की सियासत है, जी, ये इस सूरत वक्त हाल मेरा ख्याल है जी, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नज़रें जिस बात पर फोकस्ड हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान का जी, दौरा करारदाद। जी। अफगानिस्तान का। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आप यूँ कहिए कि उनके शागिर्द और उनका अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उनमें बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट्स पर इन्फ्लुएंशियल जो तालिब्स हैं वो उनके शागिर्द रहे हैं, उनकी एक इज़्ज़त और मकाम है। ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आज से नहीं बल्कि एक तवील अरसे से आप यूँ कहिए कि तालिबान, अफ़गान तालिबान से, यानी हमारी जो पाकिस्तान की रियासत है उसमें उनकी नेगोशिएशंस के साथ उनका एक अहम रोल रहा है। आपको याद होगा कि अभी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इनको मौलाना डीज़ल कहते थे, जी, जी जी जी। तो अपनी एक तकरीर में उन्होंने ये बताया था कि उनको जनरल बाजवा ने मना किया है कि इनको डीज़ल मत कहा मत करो। कहा आपको करो। याद होगा जी आपको? बिल्कुल। तो वो भी उसकी वजह उस वक्त भी यही थी कि अफ़गान तालिबान के साथ जो एक नेगोशिएशंस पाकिस्तान की हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान का चूँकि वहाँ पे एक एहतराम है और अगर इस तरह से उनको रेडिक्यूल, उस वक्त भी शिकायत ये थी कि अगर किया जाएगा तो अफ़गान तालिबान वो उलट, यानी मौलाना फजलुर रहमान जिस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई कंसेशंस मांगते थे या गलतफहमियाँ दूर करने की बात करते थे तो उनको आगे से ये एतराज़ नुमा जवाब मिलता था कि आपको तो खुद वहाँ पे डीज़ल कहा जाता है, आप किस लिए वहाँ की, बल्कि वो ये यहाँ तक चले गए थे कि आप हमारे साथ आके मिल जाएं। हाँ। तो ये था वो पस मंज़र जिसमें उनको मना किया गया था कि ये इस तरह डीज़ल। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने कभी इस तरह के बारीकियों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। तो ये जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का वहाँ पे जाना है ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि
8 फरवरी को जो इलेक्शंस हैं उससे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तशवीश पाई जाती है पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और पाक अफ़गान बॉर्डर के साथ जो मलक्का इलाके हैं, एजेंसीज़ वगैरह, तो जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान का रिकॉर्ड पे मौजूद है ये तशवीश, बार बार की तशवीश के हमलों में इजाफा हो सकता है, दहशतगर्दी में इजाफा हो सकता है। तो ये है वो पेचीदगियाँ जो इस पस मंज़र में हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है कि इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन, जो स्टेट की गवर्नमेंट कोई भी आए, कोई भी जाए, स्टेट पॉलिसीज़ रहती हैं वो। मौलाना का पर्सनल कैपेसिटी में ये दौरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तानी मतलब है कि फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स उनके साथ हैं सही, ठीक। और वो पाकिस्तान के बिहाफ पर जो बात करेंगे वो करेंगे। और बुनियादी तौर पे उनके दौरे का मकसद, हम सबको उसकी कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए यानी गलतफहमियाँ जो भी हमारी हैं जी, उनको दूर किया जाए, वो इस पस मंज़र में है। और यानी इलेक्शन और इलेक्शन के बाद ये तो बहुत ज़रूरी है। ये एक यानी अहम, आप कहिए कि इस पे अब सब देख रहे हैं कि ये ब्रेक थ्रू जी। होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ जो है यानी इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि पीटीआई जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है कि उनके Level नॉमिनेशन हाँ जी, पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं बगैर। 76% गालिबन उन्होंने बताया। 76% उनकी एक्सेप्टेंस रेट है, लेकिन उसके बावजूद और वो जो कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अगर तो रियासत लेवल प्लेइंग फील्ड करती या करे तो वो तो फिर ये होगी कि जिस तरह से ऑफिशियल व्हीकल्स पर, पुलिस की व्हीकल्स पर पेट्रोल बम मारे गए सही, और जो सरकारी इमारात के साथ किया गया, अगर तो प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड अगर स्टेट जवाब में करती तो वो तो फिर ये होता कि जहाँ भी पीटीआई का वो झंडा या स्टिकर लगी हुई गाड़ी नजर आती उन पर वो पेट्रोल पंप फेंके जाते, या ये कि बनी गाला और जमान पार्क के जो जहाँ उसके अलावा जो पीटीआई के ऑफिस है वहाँ पे भी बलवा करके वही हाल किया जाता जो कोर कमांडर हाउस लाहौर का किया गया, तो फिर आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है कि जो रियासत के साथ इन्होंने किया, रियासत ने जवाब में वो कर दिया। वो तो लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। उनकी जानिब से तो कहा जाता है कि वो कोई एक गिरोह था, वो पूरा पीटीआई तो नहीं था, वो पीटीआई को रिप्रेजेंट तो नहीं करता। अब इस सवाल का जवाब जो है वो आप यूं कहिए कि एक कैबिनेट ने एक कमेटी कायम की है और वो उनका मकसद अब यही होगा कि वो टू फाइंड आउट कि मास्टरमाइंड 9 मई का कौन था। है। अच्छा, अब जहाँ तक रही बात एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस की, देखिए हम सब देख रहे हैं, हर रोज़ विटनेस कर रहे हैं कि जो लोग ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को उनकी वापसी नहीं होगी, सही, और वो लोग ये कहा करते थे कि 21 अक्टूबर को ना सिर्फ ये कि उनकी वापसी नहीं होगी, बल्कि अगर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ गए तो वो टेलीविजन पर बैठ के माफ़ी मांगेंगे। किसी एक ने माफ़ी नहीं मांगी। वो लोग जो ये कहा, और यही लोग जो कहा करते थे कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस नहीं आएंगे, इन्हीं लोगों ने फिर बाद में कहा कि उधर इमरान खान के जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल हुए हैं उसमें उसने खुद, साबिक जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने खुद लिखा है कि उनके एहसासों में 27 करोड़ का इजाफा हुआ है। खुद लिखा है उन्होंने कि उनके जो असासे हैं वो 27 करोड़ का इजाफा हुआ है। यही लोग जो कहा करते थे कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, यही लोग ये नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने के बाद, रिकॉर्ड पब्लिक होने के बाद बयानात दे रहे हैं कि इमरान वो जो साहब हैं वो वाहिद वजीर आजम हैं जिनके एहसासों में कमी हुई है। लेकिन अनीक साहब एक ये भी तासुर जा रहा है ना, आप अंदाजा लगाइए, यानी झूठ किस तरह से एतमाद से बोला जाता है। एक ये भी तासुर दिया जा रहा है ना कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होने जा रही है। जैसे मरीम नवाज का भी एक बयान था कि जी इंसाफ के दोनों पलड़े जब तक बराबर नहीं होते तब तक इलेक्शन नहीं हो सकता। तो फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह मरीम नवाज जब ये बात करती हैं तो मेरा ख्याल है उनका तो पस मंजर जो है वो मुख्तलिफ होता है। वो तो 2018 से कंपैरिजन करती हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ और वही उस तरह की एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए, क्योंकि इन्होंने तो उस तरह से हमले भी नहीं किए थे, इन्होंने तो कोई 9 मई नहीं किया। ऐसा तो नहीं हुआ था जी, 2018 में ऐसा ही हुआ था सेम। 2018 में बिल्कुल जी आपके सामने है कि वो किस तरह से जब ये वापस आए, किस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह से झूठे मुकदमे जो कि साबित हो गए बाद में, और वो किरदार भी अब सामने आ गया और वो तारीख भी बन गई। तो मरीम नवाज तो बुनियादी तौर पर उस पस मंजर में ये कहती हैं। इससे आगे जो है ना, असल जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक तो खबर की तरफ मैं आपको एक तवज्जो दिला दूँ कि पाकिस्तान ने अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी ने अपनी सर्वेलेंस को और जो एयर सर्वेलेंस है उसको बढ़ा दिया।
अच्छा। ये जो रेड सी की टेंशन सही। हैं वो अब उसका Arabian Sea पे इम्पैक्ट हम पे आना शुरू हो गया है। और ये जब इस तरह की आप एक एक्सेस सिक्योरिटी में जाते हैं तो आपके इल्म में है कि ये ज़ाहिर है कि मुफ्त नहीं होता, इसके लिए जी। एडिशनल बजट चाहिए, इसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। सो ये अब ये हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट अब इसका आना शुरू हो गया है। सही। सो इसके नतीजे में ऑब्वियसली क्या जो है वो अब आगे होगा। महंगाई ज़ाहिर है कि फ़िलहाल बढ़ती बढ़ेगी। ही दिखाई दे रही है। आज सुहेल वड़ायत साहब का एक कॉलम है जो शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 फार्मूले हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त ज़ेर बहस हैं मुस्तकबिल के हवाले से। सही। उनमें से एक फार्मूला ये है कि माजी में जो हम सुनते थे एक 1 पेज थ्योरी, 1 पेज जी, जी। फार्मूला 10 साल का, वो एक फार्मूला जो है वो अब एक अनकहा गैर एलानिया एक 10 साला मंसूबा वो वजूद में आ चुका है। और उसके मुताबिक ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और सारे वही एक नया 1 पेज जिसमें मरकज़ी जो है वो पॉलिटिकल साइड जो है वो नवाज शरीफ के पास होगी और स्टेट तो वही है, अपनी जगह मौजूद है। तो ये एक 10 साला मंसूबा है। एक ऑप्शन ये है कि उस पर चला जाए और उस पर मुस्तकिल चलते हुए, यानी लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं इनको, इसके लिए चूँकि एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, परमानेंस की ज़रूरत है, तो अब एक नया 10 साला वो एक 10 फार्मूला, साल हुकूमत एक ही जमात यानी ये कि 10 साल की एक अंडरस्टैंडिंग होगी। कहने को 2008 यानी ये जो 2024 के बाद 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, कहने को 5 साल बाद एक और दोबारा इलेक्शंस elections होंगे, होंगे। लेकिन वो 10 साल का एक फार्मूला ज़ेर बहस है। ये सुहेल वड़ाइच लिखा है, अच्छा। ओके। जो कि मतलब है कि ज़ाहिर है यू कांट टेक हिम लाइटली। और ये बिल्कुल एक बात अच्छा, ये मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी वैसे किया था कि एक नया 10 साला गैर एलानिया वजूद में आ चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग वजूद में आ चुकी है। वैसे लेकिन- सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आसिफ जरदारी का बयान मेरे ज़हन में आता है। उन्होंने भी इमरान खान के बारे में वो ये कहते थे कि जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी कोई 10-12 साला मंसूबा बना के बैठे हुए थे और ये बात ऐसा ही दुरुस्त मंसूबा है, पहले ये भी था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात आपने जो की, जिसका हवाला दिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पे 10 महीने के बाद नहीं पता क्या होगा, 10 हफ्ते के बाद नहीं पता क्या होगा, 10 साल वहाँ का 10 साला मंसूबे जो हैं वो कौन सीरियस लेता है। दूसरा जो फार्मूला सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा, जो मेरे लिए नई बात थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो दूसरा फार्मूला ज़ेर बहस है वो है 6 साल का एक फार्मूला। और वो 6 साल का फार्मूला ये है कि उसमें यानी ये जो केयर टेकर्स हैं और ये जो गवर्नमेंट है वो एक टेक्नोक्रेटिक टाइप एक सेटअप हो, जिसमें पॉलिटिकल फिर पार्टीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। और 6 साल जो है वो उसमें फटाफट इसको जो भी आपने गोल्स आपने रखने हैं वो आप एक स्पीड के साथ चलते हुए वो कर लें। तो 5 साल जो एक है सिस्टम, उससे क्या मसला है? देखिए, आप यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपको इसी का गुजारिश पेश कर देता हूँ कि ये जो मामला है ना कि आप 3 साला फार्मूला ले आएँ, आप 10 साला कोई पटारी में से कुछ नई चीज़ निकाल लें, 5 साल में नहीं कर सकते आप काम? उसमें से कुछ 6 साला निकाल लें, जी हाँ। जो मर्जी कर लें। सवाल सिर्फ एक है कि जब आपने रूल्स ऑफ गेम खुद से सेट किए हैं ना, ये पाकिस्तान का आइन जो है वो भारतीयों ने लिखा है आके, ये अफगानियों ने आके कहा है कि आपका आइन ये होना चाहिए, सही। ये किसी ने बाहर से मुसल्लत कर दिया? जवाब है नहीं। अच्छा, जो आइन आपने खुद बनाया है, हमने खुद बनाया ना, जी। हमने खुद दुनिया को ये बताया कि देखिए ये हमारे रूल्स ऑफ गेम होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमने दुनिया को ये बताया। अब उस पर अगर हम नहीं चलेंगे तो मसाइल होंगे। तो नहीं चले, अब तक नतीजा सामने है, नतीजा सामने Exactly. बिल्कुल। आइंदा भी नहीं चलेंगे, नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका मतलब यह है कि रूल्स ऑफ गेम जो स्टैब्लिश हो जाएं, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर कोई नहीं है, उसकी बालादस्ती, उस पर चलना, ये है जो आपको कोई ना कोई हमें नतीजा दे सकता है। इसकी 2 मिसालें हमारे हमसाए में मौजूद हैं। ठीक है। एक भारत है जहां पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, दूसरी तरफ चीन है जहां एक पार्टी की आमरीत है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि वो जो एक पार्टी की आमरीत है उसने हैरत अंगेज नताइज दी है, क्योंकि वो चलते रहे हैं उसमें। दूसरी तरफ भारत में पार्लिमानी जमहूरियत है, वहां भी नताइज आपके सामने अच्छे गुज़श्ता आए हैं, 30 साल में तो कमाल कर दिया उन्होंने। ये अलग बात है कि वो एक एंटरप्रेन्योर इंडियन जो है, या एक जो आप कहिए मिडिल क्लास, ये वो है जिसको उसके बाकी वास्ट मेजॉरिटी, आपको हैरत होगी कि इंडिया की जो वास्ट मेजॉरिटी है, यानी एटलीस्ट 10% ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल, वो $2 लेस देन $2 अ डे पर ही गुजारा कर रहा है। और वहां भी हर तीसरा बच्चा जो स्टंटेड ग्रोथ जिसकी हम पाकिस्तान में अब शिकायत करते हैं, बिल्कुल, वहां भी हर तीसरा बच्चा गुर्बत की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। बट फिर भी उनको एक फ्यूचर नजर आता है, उनका एक वर्ल्ड स्टेज है।
तो पाकिस्तान के हवाले से मेरी गुजारिश वही होगी कि जो भी आप रूल्स ऑफ द गेम स्टैब्लिश कर लें फिर उस पर चलना होगा। इससे आगे फॉरवर्ड चलें तो जो इकोनॉमिस्ट में छपने वाला आर्टिकल, एक मजमून जो बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस जी है जी बिल्कुल। साबिक वज़ीर आज़म का, जी जी उसके हवाले से मैं आपको ये खबर देता चलूँ कि असद तूर ने खबर दी है कि ये जो मजमून है ये उन्होंने खुद लिखा है, अच्छा ये कोई घोस्ट आर्टिकल नहीं था, अच्छा। और ये जो आर्टिकल है ये क्रिसमस से पहले लिखा गया है। हम्म, और इससे अगली बात यह है कि इकोनॉमिस्ट ने ये जो मजमून है ये लिखने की दावत सिर्फ उन्हें नहीं दी थी, बल्कि ये दावत पाकिस्तान के केयर टेकर सेटअप को भी आई थी, और ये दावत जो है ये नवाज शरीफ को भी कहा गया था कि अच्छा। आपने अगर अपनी राय अच्छा। देनी है तो आप दे सकते उससे पहले तो हमारे पेजेस हाजिर हैं। ये असद तूर की खबर है। हैं। अच्छा और वाहिद आदमी जिसने उससे फ़ायदा उठाया इस ऑफर से वो साबिक वज़ीर आज़म थे, सही मानिए पीटिए। बानी पीटीआई। बिल्कुल। बाकी दो ये सोए रहे, या इन्होंने मतलब है जवाब नहीं दिया, या इन्होंने मजमून नहीं लिखा। अब ये इनकी जो है आप कहिए कि इन इफेक्टिवनेस थी, ठीक है ना, इन्होंने नहीं लिखा उसने लिख दिया। तो जब लिखा, एक तो ये बात है कि वो छप गया तो अब चीखे मारने का हाँ जी क्या क्या फायदा? फायदा। फायदा। दूसरी बात यह है कि ये जो छपा है ये भी मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया था, उसका लुब्बे लुबा अगर आप देख लीजिए तो वो बुनियादी बात यह है कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में अमरीकी इंतजामिया ने फौजी अड्डे मांगे हाँ जी जो कि इन्होंने देने से इनकार इनकार कर कर दिया। दिया। इस वजह से Absolutely इनकी not. हुकूमत हटा दी गई। अच्छा, अब एक तरफ से हम खबरें सुन रहे हैं कि ये जो पार्टी है इसके लोग एस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, और ये बयानात भी दे रहे हैं कि एग्जैक्टली ये तो इंतजाम भी हमारा है, फौज भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, हमारा कैसा झगड़ा। जी। दूसरी तरफ से ये मजमून पब्लिश हो रहा है ओह जिसमें वो कह रहे हैं कि ये, अच्छा अब इसका जब आप ये कहते हैं कि फौजी अड्डे अमेरिका ने मांगे जो कि मैंने नहीं दिए, जिसके बाद मेरी हुकूमत गिरा दी गई, तो आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पे अमरीकी मफादात के लिए काम कर रही है। अच्छा, जब वो अमरीकी मफादात के लिए काम कर रही है इसमें कोई बुराई नहीं है अगर पाकिस्तानी मफाद भी शामिल हो कि अमरीकी और पाकिस्तानी मफाद में काम कर रही है, लेकिन नाजिर इस साहब, मजमून के मुताबिक सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, वक्त खत्म हो गया हमारे सेगमेंट का। इस नेक्स्ट जो निश्चित हम रखेंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। इतनी दिलचस्प गुफ्तगू मतलब इसको है पूरा मैं करना खत्म है। यहाँ कर दूं कि वो वहीं खड़े हैं पहले दिन से जहाँ खड़े हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं आई। तो व्यूअर्स यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं जी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। मुल्क की मईशत में तो कुछ बेहतरी आ रही है, मगर महंगाई का तूफान कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह जो है वो बढ़कर 42.86% तक पहुंच गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त और अंडों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुर्गी का गोश्त फी किलो 600 रुपए, जबकि अंडों की फी दर्जन कीमत 420 रुपए तक पहुंच गई है। बानो, बिलों में वैसे इस 200 वक्त महंगाई की इजाफा ओवरऑल किया जो सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे बिल्कुल। नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद लुकमान हमें आगाह करेंगे कि जी लाहौर में महंगाई की क्या सूरत हाल है। तो लुकमान बताइएगा, स्पेशली मुर्गी का गोश्त और जो अंडे हैं वो भी महंगे हो गए, इस हवाले से क्या डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, जो ही सर्दी का जो उसमें इजाफा हुआ है उसके साथ ही मुर्गी की कीमत बढ़ रही है, मुसलसल अंडे की कीमत बढ़ रही है। वही जो मुर्गी का गोश्त जो कि 1 महीना पहले तकरीबन 470 रुपए था, इसका जो 600 के करीब जो हॉवर कर रहा है, कभी 600 से ऊपर चल जाता है, कभी 600 के नीचे थोड़ा सा आ जाता है। जैसे आज थोड़ा सा फर्क पड़ा है, आज 580 रुपए मुर्गी का गोश्त है, वो भी ब्रायलर का। अगर आप देसी मुर्गी की बात करें तो वो बहुत महंगा है। देसी मुर्गी का 1 किलोग्राम जो जिंदा है वो 1200 का है और वो 2200 रुपए में पड़ता है। अल्लाह। ये सब मटन है या दीगर हैं, उनके मसाइल हैं। और अंडा जो है वो भी कुछ सस्ता नहीं। इसका तो जो सरकारी रेट है अंडे का 388 रुपए दर्जन है, लेकिन बाजार में वो 400 से ऊपर ही बिक रहा है। 40 रुपए का अंडा तकरीबन बिक रहा है। और ये जो प्रोटीन का एक सोर्स है, जो कि अहम सोर्स है पाकिस्तान में, बिल्कुल। उसका जो मिलना महाल सही हो गया। और ख़ास तौर पर जो हाई कैलोरी जो ग़िज़ा चाहिए होती सर्दियों में, वो लोगों को आसानी से नहीं मिल रही। चाहे बीफ हो, मटन हो, ये चिकन हो, फिश हो। फिश की कीमत भी आज 700 रुपए तक पहुंच गई है। और अगर आप बाकी देखें मटन, तो वो भी 2000 से कम नहीं मिलता। जो अच्छे वाला जो बीफ है
वो भी 1200 रुपए का, हालांकि उसकी कीमत जो है वो 800 है, लेकिन बिक ठीक है 1000 से ऊपर लुकमान, बिक रहा है। बहुत तो शुक्रिया। ये लाहौर की कैफियत- सिचुएशन के हवाले से आप हमें बता रहे थे। वहाँ पर अगर मुर्गी की, अंडों की तो निरख बढ़ा दिए गए हैं। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, वहाँ पर हमारे साथ मौजूद है फराह रबानी। फराह, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो क्या आवाम फ्रूट्स खरीद सकती है? आवाम की पहुंच में है फ्रूट्स? बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो लाहौर में जैसी सिचुएशन है वही इस्लामाबाद की भी सिचुएशन है। सब्जी फ्रूट हो ये भी आवाम की जो है पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। सब्जी की अगर बात की जाए तो प्याज 1000 रुपये धड़ी बिक रहे हैं। साथ ही साथ अगर आलूओं की बात की जाए तो आलू भी इसी तरह 350 से ऊपर है। टमाटरों की बात की जाए तो वो भी 160 से ऊपर है। अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो कीनू माल्टा ये 100 रुपये 120 रुपये से शुरू होते हैं, 200 तक पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ जो सेब हैं उनकी कीमतें भी इसी तरह बढ़ गई हैं। शहरी कहते हैं फ्रूट्स तो हमने लेने छोड़ दिए, अब तो सब्जी का भी सोचना पड़ रहा है कि क्या किया जाए। ऑल्टरनेट्स की तरफ जाया जा रहा है। अगर प्याज को छोड़ के लहसुन की तरफ जाएं तो लहसुन की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। साथ ही साथ अगर गोश्त मुर्गी की बात की जाए तो वो भी खासे बढ़ गए हैं। गैस यहाँ पर होती नहीं है, बिल्स पूरे पूरे आ रहे होते हैं। जो शहरी हैं या तो वो सिलेंडर्स खरीदें या वो लकड़ियाँ खरीदें, तो वो कहते हैं कि लकड़ी भी 4000 5000 रुपये मन में मिलती है, तो या बिल भरें या लकड़ियाँ खरीदें या जो है सिलेंडर्स में गैस भरवाएं। तो एक अजीब सी सिचुएशन हुई पड़ी है। इकोनॉमी का हमने सुना तो है कि थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन आवाम तक वो रिलीफ अभी पहुँचता नज़र नहीं आ रहा, जिससे आवाम खासी परेशान नज़र आ रही है। अवाम परेशान नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका फराह रबानी। कराची का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अयाज बरोही मौजूद हैं। बरोही से बात करते हैं कि शहर कायद में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है। अयाज बताइएगा। जी देखिए, कराची को तो वैसे गरीबों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस महंगाई ने कराची में जो गरीब हैं इसका जीना भी महाल कर दिया है। दिन ब दिन जो महंगाई है उसमें इजाफा होता जा रहा है और जो चावल का यहाँ पे रेट है वो 350 से 400 फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, और चीनी जो 145 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है, और आटा जो 10 किलो का थैला है वो 1600 से बढ़कर 1600 तक पहुँच चुका है, और कहीं कहीं पर जो है 1700 तक भी जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। उसके अलावा खुला घी जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर गोश्त की बात की जाए, मुर्गी की बात की जाए तो 400 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त हो रही है। तो कराची जैसे शहर में मेगा सिटी है ये, और इसमें जो है महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं ले रही, जिस वजह से गरीब जो है वो खासा परेशान नज़र आता है। खास करके यहाँ पे जो ठीक है, आज कराची में तो लोग समझते हैं कि हर तरह के लोग जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पे उस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कराची के हालात भी हैं वो ख़राब है, और वहाँ पर भी जितनी भी चीज़ें हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो रुख कर लेते हैं पेशावर का। पेशावर में हमारे साथ मौजूद है काशिफ। काशिफ, पेशावर की सूरत हाल क्या है ये बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दिन ब दिन अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें पेशावर में अंडों की और मुर्गी की, तो उसकी कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त पेशावर में अंडों की फ़ी दर्जन कीमत जो है वो 400 रुपये से तजावज़ कर गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान मुर्गी की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। पेशावर में इस वक्त जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 420 रुपये तक पहुँच गई है, जो आज से एक हफ़्ता पहले 380 रुपये थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक अंडा अब दुकान में 40 तो कहीं पर 45 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ देसी अंडों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। साथ में अगर हम दालों की बात करें तो दालों की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। पेशावर में रवा साल अगर दाल माश की कीमत की बात करें तो दिसंबर 2022 में दाल माश की फ़ी किलो कीमत 400 रुपये तो क्या 280-300 रुपये थी, अब 550 रुपये तक। जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ अजीज़, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया है कि भी इस वक्त जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, और शहरबानों कीमतें हमने तो अपने तमाम नुमाइंदगान से पूछा जो मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे हर जगह ही महंगाई, और पेशावर से काशिफ अजीज़, इस्लामाबाद से फराह रबानी, लाहौर से मोहम्मद लुकमान, इन सबका बहुत शुक्रिया। इन सब से जब जाना कि महंगाई के हालात क्या हैं, तो हर शहर में से कोई ना कोई एक दो चीज़ ऐसी है जो सुनकर हैरान हो गए। क्या बात है, सर्दियाँ आ गई हैं, लोग बचने के लिए कुछ भी नहीं खा सकते। सही बात है। बुनियादी तौर पे सर्दियों में अपने आप को कह लेना कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक रखने के लिए या गर्म रहने के लिए इंसान ज़्यादातर एग्स बिल्कुल खाते हैं, अंडे खाते हैं, और अंडों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो भी आम आदमी अब खरीदने से कासिर है। पेशावर में तो बता रहे थे 40 से 45 रुपए का अंडा यार, बल्कि लाहौर में भी यही रखा है। पेशावर क्या, लाहौर में भी 40-45 रुपीज़ का एक अंडा मिलता है।
मेरे ख्याल से आप नहीं लेके आते घर में अंडे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, वैसे आपको एक बात बताऊं, आलू नहीं। बताऊं जो है ना उसे दुनिया के 100 नापसंदीदा खानों में शामिल कर लिए। क्या? आलू बैंगन, पंजाबी में आलू बताऊं कहते हैं। आलू बताऊं? आपको नहीं पता? नहीं, अच्छा, हमारे एरिया में इसको पता क्या कहते हैं? आलू पट्ठे। वाह वाह, हाँ, सियालकोट में इसे आलू पट्टे कहते हैं। बहरहाल इसको जो दुनिया के आलू 100 बैंगन। नापसंदीदा खानों में शामिल कर लिए। बड़ा अच्छा काम किया जिसने भी किया है। हमारी नुमाइंदा है जी। नहीं, पहले आप अच्छा। बताएं कि आपसे मेरा सवाल है, अच्छा। नुमाइंदे वाली बात में अच्छा, करेंगे। बात में। हमारा नेशनल फूड है क्या? नेशनल फूड हाँ। आलू गोश्त। नहीं, फिर आप बोली जाए, बताऊंगी कौन सा। मुझे याद नहीं, सॉरी। मैं इसके अलावा तो और मेरे ख्याल से सबसे 3-4 ज्यादा और बोले ना, जो ज्यादा खाते हैं पाकिस्तान। नमकीन दुम्बा, नहीं आलू मटर। नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता। अब ये रुबीना से जानते हैं, रुबीना ने लोगों से पूछा है कि हमारा नेशनल फूड है क्या, तो देख लेते हैं। वैसे मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या है। जी नाज़रीन, वो चीज़ें जो किसी मुल्क की शनाख्त का दर्जा रखती हैं उन्हें एक कौमी अलामत कहा जाता है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमी अलामतें हैं जिनमें फूलों से लेकर अय्याम तक शामिल हैं। पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है, पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है, कौमी मशरूब गन्ने का जूस और कौमी परिंदा चकोर, कौमी खेल हॉकी। लेकिन खाने का कहीं जिक्र नहीं किया गया। जी नाज़रीन, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो खाना है, खाने का कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो आइए अवाम से जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी खाना क्या होना चाहिए। पाकिस्तान का कौमी खाना क्या होना चाहिए? बिरयानी होना चाहिए। मेरे पास नान चने, इस वजह से नान चने होने चाहिए। मुझे तो मछली पसंद है। बिरयानी सबको पसंद है। जो फेवरेट चल रहा है वो बिरयानी है। पराठे, साग, ये लस्सी होनी चाहिए। कौमी खाना होना चाहिए बोंग पाए। कौमी खाना आलू गोश्त होना चाहिए। दही भल्ले, कोरमा होना चाहिए, द बेस्ट है। कौमी खाना पराठा होना चाहिए। आलू गोश्त। पाकिस्तान का कौमी खाना मटन होना चाहिए। बलोची रोश। पाकिस्तान का कौमी खाना अगर करार देना हो तो किसे देंगे? मटन। खाने तो बहुत सारे हैं मगर मेरे ख्याल में निहारी है। पाए, मगज होना चाहिए। निहारी है वही होनी चाहिए। मेरे ख्याल में भटूरे कर दें। आलू गोश्त। पाकिस्तान का कौमी खाना मटन होना चाहिए, मटन। जी नाज़रीन, आपने जाने मजे मजे के जवाबात। कोई कहता है कि आलू गोश्त हमारा कौमी खाना होना चाहिए, कोई कहता है बिरयानी, कोई निहारी और तो कोई मटन। आप क्या कहते हैं हमें बताएं कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नतीजा कुछ भी नहीं निकला कुछ मेरे भी नहीं ख्याल से। निकला। आप मुझे बताएं कि आपके लिए क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से आलू गोश्त। मेरे ख्याल से बिरयानी होनी चाहिए। आलू गोश्त भी बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी वैसे आलू गोश्त सब पसंद करते हम हैं। अपने व्यूवर्स को भी कहते हैं कि आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए, तो आप भी Facebook पे बताएं। बिल्कुल हमारे सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं वहाँ जाएं, कमेंट करें, फिर हम अपने प्रोग्राम में भी आपकी राय को शामिल करें। और आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, आप बताएं कि क्या होना चाहिए तो कौमी यहाँ फूड। पर हम ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, आमतौर पर ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि जी सर्दी का मौसम वर्जिश करने के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है, लेकिन एक तहकीक हुई है और उस तहकीक में इंकशाफ किया गया कि दिल की बीमारियों और मौत जो है वो गर्मियों के निस्बत सर्दियों में ये मामला ज़्यादा होते हैं। यानी कि सर्दियों में वर्जिश और जॉगिंग दिल के मरीजों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, और सर्दियों में वर्जिश करना कितना मुफीद है, किस हद तक इसका नुकसान है, इस सारे सिलसिले में बात करते हैं। जी हमारे साथ हमारी फिटनेस एक्सपर्ट जुनैरा आज सेट पर मौजूद है। जुनैरा मलिक, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम Very ठीक हैं। अच्छा जुनैरा, हमने तो अपनी एक्सरसाइजेज जितनी भी मुश्किल वाली होती हैं विंटर्स के लिए रखी होती हैं कि विंटर्स में जाग करेंगे, जरा कम ह्यूमिडिटी होती है और जी। सुकून से बंदा कर सकता है, मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो अभी ये जो रिसर्च सामने आई है कि विंटर में ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या तो आप दिल के मरज में मुब्तला हो जाते हैं या फिर आपकी मौत वाक़या हो जाती है। ऐसी सूरत में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना और मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। अच्छा, बल्कि मैं तो कहती हूँ सर्दियों में वर्कआउट करो। हम लोग क्या गर्मियों में, कुछ टाइम पहले मेरी बात हो रही थी, जब गर्मी आती है तो अक्सर लोग कहते हैं गर्मी बहुत है वर्कआउट छोड़ो, नहीं होता, हाँ जी। तब छोड़ देते हैं। जब सर्दी आती है बहुत सर्दी मौसम है। चेंज होता है, फिर कहते हैं वो सर्दी बहुत है, होता ही नहीं है, तो लेजी। और जब लेजी होंगे, एक तो होता है इंसान का रिदम नहीं बनता और शौक नहीं होता। जब आप जिम जाते हैं आपको शौक नहीं होता, लेकिन पीछे से आपको कोई ना कोई पुश कर रहा होता है, यार पतला हो जिम जाओ, तो आप उसी शौक ही नहीं है तो आप कैसे ट्रेनिंग करेंगे, आपको स्वेटिंग भी नहीं होगी। मेरे क्लाइंट थे, वो सर्दियों में फुल जैकेट पहन के और टॉपी पहन के, ग्लव्स पहन के ट्रेडमिल पे रनिंग करते थे ताकि स्वेटिंग हो और मैं पतला जल्दी हूँ। वो जब उनको मना किया कि सर इस तरह नहीं करते कि आप सब कुछ पहन ले और आप
भागी जा रही है, तेज भाग रही है, ऊपर से इतने गर्म हो गए हुए, आप नॉर्मल वर्क इनके पहले वार्म अप हो जाएं, उसके बाद आप ट्रेनिंग करें, अपना फोकस करें। जब आप फोकस करते हैं ना तो आपको स्वेटिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक। जब आप सामने इधर उधर देख रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, तो जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग कर लें सारी बेकार है। अच्छा। ट्रेनिंग के लिए फोकस का होना बहुत जरूरी है। तो जब उनके इतना कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है इसमें? क्या चीज, सॉरी, आप कितना इसमें कंसिस्टेंसी कितना, मतलब कितना आप रोज आना इस चीज को लेकर चल रहे हैं, या फिर आप 4 दिन बाद कर रहे हैं, कम से कम 2 दिन भूल 4 गए? डेज आप ट्रेनिंग कर लें ना, आप 7 डेज करें, फिर प्रेशर फुल डालें। वीक में 4 डेज 4 डेज कर लें, एंजॉय करें। सबसे बड़ी बात, अगर आपने स्मार्ट होना है, अगर आप चाहते हैं आप पतले हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है हम पतला हो, स्मार्ट हो, तो थोड़ी सी मेहनत तो इंसान को करनी ही पड़ती है। और बेशक आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, जिम चल जाएं, टाइम स्पेंड कर लें, आप एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अक्सर आपने सुना होगा कि हम 10 दिन, साल हो गया, 2 साल हो गए जिम जा रहे, पतले नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या होती है कि आप जिस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वहाँ बर्निंग फील नहीं हो रही है, आपको पता ही नहीं है इसका एंगल क्या है, या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं कहाँ बर्निंग फील होगी, कितने रैप्स करने हैं, किस तरीके से करना है, और फोकस भी उस मसल पे। फोकस तो बड़ी मेन चीज़ होती है। अच्छा, एक फोकस। ट्रेनर और एक्सपर्ट कितना जरूरी है एक्सरसाइज करवाने के लिए? मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो में कहती हूँ, अपने क्लाइंट कहती हूँ कि पर्सनल ट्रेनर जो है वो हायर करें। अक्सर लोग आप देखे होंगे कि महंगे महंगे उनको रेस्टोरेंट का पता होता है, यार चलो उस वहाँ चलते हैं, वो है, फिर कोई ऑफ लगेगा कहीं किसी ब्रांड पे, या फिर किसी ब्रांड पे जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। जो मेन चीज़ है पर्सनल ट्रेनर, वो हायर करते हुए फिर होता है यार इतने पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा कोई वीडियो लगा के घर में ट्रेनिंग कर लो, हम कर लेंगे। यूट्यूब पे हर चीज तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए भी आपको गाइडनेस की और आपके एंगल्स के परफेक्टली एंगल्स नहीं है, और आपकी बॉडी जो है जो ये जिस रिपोर्ट का हम अपने इंट्रो में जिक्र कर रहे थे ना, बेसिकली उसमें ये बताया गया है कि जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए एज कम्पेयर टू समर्स, विंटर्स आर डेंजरस, कि वो सर्दियों में उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है वर्कआउट करते वक्त, क्योंकि उस टाइम आप देखें कि सर्दियों में ना जल्दी जो क्लाइंट है वो जल्दी वार्म अप नहीं होता, सर्दियों में पसीना ही नहीं आता। वैसे इसकी जो आप बात कर रही थी कि बहुत ज्यादा वो जैकेट्स वगैरह पहन वो भी नुकसानदेह है, वो भी नुकसानदेह है। नेचुरल में तरीके से अब देखिए जिसको हार्ट की मसला है तो डॉक्टर उनको कहते हैं जाके साइकिलिंग करें, हाँ जी, थोड़ी सी आप वर्कआउट करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, उनके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज हार्ट पेशेंट्स के लिए नहीं डिफरेंट कोई, वो भी एक इंसान ही है, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह है, लेकिन कुछ वर्कआउट्स यानी कि ट्रेडमिल पे ज़्यादा भागना, मैं ट्रेडमिल, मेरी नज़र में ट्रेडमिल जो है वो एक जहर है घुटनों के लिए। अच्छा। हम लोग ट्रेडमिल, अगर आप अक्सर जिम जाते हैं तो ट्रैक्शन के लिए ट्रेडमिल होती है, और हम लोग किसी मशीन को नहीं देखते, बिल्कुल सही बताएगा, जब हम किसी जिम जाते हैं सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, ट्रेडमिल है, तो हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं कि यही हमें पतला करेगा, इसमें ही हम जॉगिंग करेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम ट्रैक पे नहीं जा सकते हैं, सर्दी है या फिर जैसा भी माहौल है बाहर ना जाने वाला, आप घर में खड़े होके एक ही कमरे में एक ही जगह पे जॉगिंग कर लें, बॉडी को थोड़ा मूव करें, 40 सेकंड का आपने वो लगा दिया टाइमर और आपने 40 सेकंड्स कर लिए, 20 सेकंड्स कर लिए। मतलब आप कह रही हैं कि ट्रेडमिल नहीं करनी चाहिए? ट्रेडमिल से ना घुटने का मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ट्रेडमिल से टखनों के भी इश्यूज आते हैं लोगों को। बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, यानी कि आप कितनी कौन सी सोच में होते हैं और आप तेजी में लेवल बढ़ाते रहते हैं। जब इंसान बहुत सोच रहा होता है ना, अब तो हर इंसान मुझे लगता है सोच रहा होता है, हर इंसान किसी न किसी स्ट्रेस लेवल से गुजर रहा है, महंगाई इतनी हो चुकी है, बिजनेस ये वो, exactly. तो वो जो ट्रेडमिल चढ़ता है ना, तो वो ट्रेडमिल पे फोकस नहीं कर रहा होता, अपनी जॉगिंग पे फोकस नहीं कर रहा होता, वो डेफिनेटली कुछ सोच रहा होगा, या फिर म्यूजिक हो जाएगा, जब भी वो इतना सोचता रहेगा वो भागना स्टार्ट कर देगा। तो यही अगर आप अपने लिए ज़ाती टाइम निकालें और एक फोकस करें कि मैंने अपने गोल्स को अचीव करना है, या फिर मुझे इतने हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लूँ और अपनी हेल्थ के मुताबिक, वो आपकी हेल्थ के मुताबिक भी आपको ट्रेनिंग करवाएगा। वैसे सुनेरा, ये आजकल आउटडोर स्मॉग इतनी है तो बाहर ट्रैक पर जाने से लोग फिर प्रेफर करते हैं इंडोर ट्रेडमिल पे। घर में खड़े होके मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह वॉक, हम चाहेंगे कि आप कुछ एक्सरसाइज करके दिखाएं हमें प्लीज। बिल्कुल, मैं कुछ वर्कआउट्स करके दिखाती हूँ, जिस तरह के आप किसी ट्रैक पे नहीं जा सकते, ठीक है? तो आपने घर में खड़े होके एक ही जगह पे जॉगिंग स्टार्ट कर दी लाइक दिस। ओके, आप देखिए 20-30 सेकंड्स बाद आपको सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। घर में आपने ये 40 जी, और अगर आप चाहते हैं आपको स्वेटिंग हो और बेहतर हो तो आप हाथों को करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? इससे देखिए ये पूरी बॉडी वर्कआउट है, कार्डियो वर्कआउट है, ठीक है? इसके बाद आप 1 2 3 ये आपके लोअर टमी, आपके लेग्स के लिए, ठीक है? कुछ ऐसे वर्कआउट्स कर लिए,
जिससे आपको सांस चढ़े। और अगर आपको एंगल्स की समझ नहीं है और आपको लगता है कि अभी मैं इतना हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा हाथों को ये इस तरह, या फिर हाथों का वर्कआउट ये आर्म्स के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, लव हैंडल्स के लिए क्या लव, कर? हाँ ये मैं बताने लगी। सबसे बड़ा मसला लव हैंडल्स। जी, आपने लेग्स को अपनी वाइड कर लिया, ठीक है, शोल्डर लेवल पे। इस तरीके से आपने हाथ यहाँ रखा और ये 1 वैसे 2 अक्सर आप बिल्कुल ये जो बता रहे हैं एंगलिंग, इस हवाले से सबसे ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल से, मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया ब्रीदिंग। जी, वो लोग ब्रीदिंग नहीं कर पाते, इसकी वजह से जल्दी थक जाते हैं। तो अच्छा, मैं breathing शायद की भी बोल बताएं। रही हूँ इसलिए मेरी आवाज भी चेंज हो रही है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपने इनहेल एक्सहेल करना, लाइक इनहेल, ओके। और ये नहीं कि आपका टमी जो है वो ये निकला हुआ है हाँ, वो और postures आप पे। ये के जा रहे हैं, शोल्डर्स गिरे जी। हुए हैं। कोर का आपके सारे वर्कआउट से बड़ा मेन एक रिलेशन है। सही, सही। अगर आप टमी को स्क्वीज नहीं करें तो जितना मर्जी वर्कआउट कर ले बेकार है। कोर को टाइट करने से ये होता है कि आपका बैलेंस अच्छा होता है और आपका वर्कआउट जो है वो बेस्ट होता है। तो आपने टमी को स्क्वीज रखना है और फिर इनहेल एक्सहेल, इनहेल, और आप वर्कआउट कर कितने रहे सेट्स हैं लगाने हैं? तो उसमें बर्निंग भी फील हो रही है कि नहीं हो रही है। सही, सही। कम से कम 12 के 4 सेट्स भी कर सकते हैं। स्लो से आपने भरना है, ये नहीं कि मजा आ रहा है, अब समझ आ गई तो 25 रैप्स कर ली, यहाँ पे 25 आपने अकड़ जाएं फिर। स्टडी 12 रैप्स यानी कि 12 1 चले मैं भी करती हूँ। 2, ठीक है, ये 12 हो गए आपने और हाथ फिर ज़्यादा 12 ऊपर हो किए गए हुए ऐसे, लाइक दिस। लाइक Like दिस। जी, ये देखें, ये इस तरीके से अच्छा, इस हमें तरह। शोल्डर लेवल पे लेग्स वाइड करनी है। फिर 1, अब आपने फील करना है कि आपकी पूरी बॉडी जो स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। फिर अदर साइड 1, ये बड़े ही जबरदस्त और खूबसूरत एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी को टोन करने के लिए। ना इसमें कोई वेट है, ना कोई मसला है कि भाई वेट पकड़ें, वेट नहीं पकड़ना मसल गेन हो जाएगा। एक ये हमारा पाकिस्तानियों का बड़ा मेन मसला है कि 1 kg पकड़ेंगे तो मसल गेन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद, जिम करने के बाद स्पेशली उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मसल्स जो है वो एक्सपैंड अच्छा, होते हाँ, हैं, ये बड़ी मेन है, ये भी मैं क्लियर करूंगी, वो चेंज हो जाता है। ये भी मैं क्लियर करूंगी। वर्कआउट छोड़ने से, जिम छोड़ने से आप मोटे नहीं होते। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं या घर में वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो आप उसके साथ साथ डाइट भी कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यार टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खाना भी तो कम करना है ना। जब आप जिम छोड़ते हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, फिर आप बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप weight बढ़ना मोटे शुरू होते हैं। जिम छोड़ने से मोटे अच्छा, नहीं सुनहरा, मैं होते। चाहूंगा जिम कि के अंदर ही जो- लोग एक्सरसाइज करने पे मोटे होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। उसका भी सेम ये चीज मैंने बताया कि उनका फोकस नहीं होता। अक्सर आप जिम में जाएंगे, मैंने मोस्टली फीमेल से पूछा आप जिम क्यों जाती हैं, यार एक ना माहौल बन गया, फ्रेंड्स बन गई हैं, तो गॉसिप्स होते हैं। जुनैरा, कई ऐसी खवातीन जो एज में ज़्यादा है, 50 प्लस होती हैं और वो भी कह लें किसी भी रीजन की वजह से वॉक जी, नहीं जी, करती, walk regular, नहीं करती, तो जी। उनके अक्सर टांगों में या घुटनों में दर्द वगैरह रहता है, तो वो उनको इंडोर चाहिए कमरे वो में ये कोई करें। एक्सरसाइज कर सकें। ये देखें, ये करें, ठीक है, ये भी Okay. कार्डियो वर्कआउट है, बहुत स्लो है। फिर आज से जब उनका रिदम बन जाएगा तो वो इसका फास्ट कर सकती हैं, ठीक है। और जिनको घुटनों का मसला है वो किसी चीज का सहारा ले लें इस तरह, सही। ठीक है। और Okay. फिर 1, अब आप देखिए टोज जो है मेरी इनवर्ट यानी कि सही, इनवर्ट है, सही। आउटवर्ड नहीं है, ओके, ठीक है। बाहर की जिनको तरफ। घुटनों का मसला है वो अपने घुटनों को स्ट्रेच करें, Okay. उनको हरकत में लेकर आए। अक्सर लोग होते हैं कि दर्द हो रही बीमारी है डॉक्टर घुटनों की, वर्कआउट नहीं करना, खराब ना हो जाए, उसको स्ट्रेच करें ताकि जो मसल है वो रिलैक्स रहे। ठीक है, स्टिफनेस क्यों होती है? दिन में अगर आप फॉर एग्जांपल उन खवातीन के लिए जो घर में बैठ के हमें देख रही हैं, वो किसी जिम में नहीं जा सकती हैं, अपने रूम के अंदर वो ये एक्सरसाइज कर सकती हैं, दिन के कितने मिनट या 1 घंटा या सेकंड्स उनको मुख्तस करने होंगे एक्सरसाइज के लिए? मैं तो कब? क्लाइंट को वक्त कहती हूँ बेहतर चले है। अपने आप को सिर्फ 5 मिनट्स दे दें। अच्छा, अच्छा 10 मिनट्स दे दो अपने आप को, स्टार्ट तो करो। जब मैं कहूँगी ना चलो पूरा आधा घंटा, वो घबरा जाएंगी, नहीं दूसरे दिन भाग जाएंगी। भाग जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेबी की तरह उनको लेके चलना पड़ता है। चलो 5 मिनट्स के लिए मैं क्लास दे रही हूँ, आज 5 मिनट्स में ना एंजॉय करते हैं, वर्कआउट करेंगे, बाद में आपसे थोड़ी सी किस तरह से इशू पे लेकर बात चलना कर लेंगे। चाहिए? जो खवातीन हमें घर में बैठकर देख रही हैं उनके लिए बताएं। अच्छा, बहुत से ऐसे फीमेल्स हैं जिनको थाइस का मसला बहुत ज़्यादा, है, वाकई। तो मैं 2 एक ऐसी टिप्स दूंगी जो रट लें और वो कभी थाइस मोटी नहीं हो सकती हैं। अच्छा। अब अक्सर अब ये बड़े कान खड़े हो जाएंगे मेल फीमेल्स भी के, ऐसे हैं जिनको बहुत मेल issue भी है। कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। उसमें ये कि अगर आपका बैलेंस ठीक नहीं है तो आप किसी चीज़ का सहारा ले लें, हाथ यहाँ रखें और ये आपने करना है 1 1 2 Two. ओके फिर नीचे वापस thighs नहीं के आना, लिए? लाइक ये
ये नहीं करना, ये नहीं करना। अच्छा, फिर क्या बात करना आगे है? फोकस की। फोकस की। टमी स्क्वीज, बैलेंस बेहतर करना है और फिर 1 2 अच्छा, वहीं से लेके 3 आना है। ये हाँ, ठीक है, पाँव समझ आ रही नीचे नहीं लगाना है टोस को आपने ये नहीं करना और बिल्कुल अपने दूसरे ये टो के पाँव के ये साथ आपकी नहीं लगाना। बेहतर आपकी इनर थाई की है। इसके बाद आपने खड़े होके बैक साइड 1 बैक किक 2 टमी स्क्वीज, टमी को बाहर नहीं निकालना आपने और इस तरीके से आपने ये यहाँ से वापस आपको बकायदा फील होगा कि आपकी बॉडी जो दिनों में टोन हो रही है और जब तक आपको बर्निंग फील नहीं होगी आपने वर्कआउट्स नहीं छोड़ने। शोल्डर्स कुछ लोगों के बहुत ज्यादा बड़े हो उसके लिए जाते से हैं। फिर ये चीज कम होगी। ठीक अच्छा, है? मेरा स्टैंडिंग पोजीशन में कोई लोअर बैक के लिए, खवातीन के लिए एक्सरसाइज, यहाँ पर Yes, बैक के लिए जो बिल्कुल। कमर अच्छा, दर्द है। राइट हैंड आपका ऊपर होगा, ऑपोजिट साइड जो लेग्स है वो पीछे होगी। ठीक है, ठीक है। 1 ओके 2 ये बैक ठीक के है, लिए ये आपकी पूरी बॉडी की, इसमें आपका लो टमी आता है। हाँ। आपकी ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है ये। अब देखिए हाथ ऊपर किए तो आपके इसके आर्म्स भी आ रहे हैं, ट्राइसेप भी आ रहा है, बाइसेप भी आ रहा है, लैट्स भी आ रहा है, ऑब्लिक्स भी आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है ना, लव हैंडल्स भी 3 आ रहे हैं इसी में। ये 4 5 ये बहुत ये टफ है। सबसे ये टफ नहीं है। ये नहीं, ये बहुत मुश्किल है इसको करते करते। अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ तक आएगा दिखने में पाँव। बहुत मजे की ये। लग रही है, आसान, बट ये देखिए बहुत टफ है। स्टार्टिंग में यहाँ तक आएगा। इसे अगर आसान करना है, इसका आप मैं ऑल्टरनेट बताती हूँ। 1 ये मैं वही कह रही हूँ कि इसको करें आप। 2 ये देखेंगे, ओके, ये फिर आस्ता आस्ता आपने घुटने के साथ ये आप ले जाना है। पाँव ले आए। ओ, ये ठीक है, जिनको मुश्किल That's हो रही है, great. जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ है और हेल्दी है, उनके लिए ये 1 ये कर आप ये तो कर सकते हैं ना ये। ठीक है, फिर आस्ते आस्ते जब आपका शौक डेवलप होगा और आपको फील होगा भाई मैं तो स्मार्ट हो रही हूँ, तो एक मोटिवेशन आ जाती है। मिलती है फिर आप motivation। स्टार्ट करेंगे सॉरी ये ठीक है, और ये ये 12 reps 3 sets 10 भी कर लें। सही। अच्छा, स्टार्ट करें। अगर बहुत मुश्किल है और 8 वर्कआउट एक प्रेशर लेकर नहीं लेना तो 8 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है लाइक मैं 8 के 3 सेट्स, फिर आसा 12 के 3 सेट्स, 3 sets। फिर 18 के 3 सेट्स। अच्छा, फिर बढ़ाना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जुनैरा, Yes. मैं जब वर्कआउट करी थी अपने वेट को लूज करने के लिए, और मैं चूंकि ये करती थी कि बस मैंने आधा घंटा, तो कुछ भी मर के भी आधा घंटा करना ही करना है। फिर मैं रोज 5 मिनट्स उसमें ऐड करती जाती थी और एक्सरसाइज बढ़ाती थी। जी। उसमें ये होता था कि मैं एंड पे ये होता था कि मैं मरने वाली हो जाती थी, लाइक ये पड़ी हुई है बॉडी मेरी तो पड़ी आप हुई है ये अंदर, मैं सोचना नहीं कि हूँ। मैंने दिन का डेली का अपने आपको 10 मिनट्स देने हैं। जब आप डेली 10 मिनट्स लेंगे और ना, बोर हो heart जाएंगे, beat फिर आप इतनी कहेंगे यार fast। 15 मिनट्स। अच्छा, ऐसा करना चाहिए कि आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो चुकी है कि आपको सांस में दुश्वारी आ रही है, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं छोड़ रहे। नहीं, बेशक सांस लें, 10 सेकंड का रेस्ट रखें। अच्छा, मेरे ठीक, ख्याल से ठीक। ये तब होता है, आई एम नॉट फिटनेस एक्सपर्ट, वो ऑब्वियसली जुनैरा इसको ज्यादा बेहतर बताएंगे। मेरे ख्याल से ये जो आपने सवाल किया ना, ये तब होता है जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीदिंग प्रॉपर ना करें, जब आप Yes. सांस रोक के रखें। अक्सर गैस का मसला हो जाता है और बहुत क्रैम्प्स पड़ना स्टार्ट हो हाँ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप ब्रीदिंग का ख्याल नहीं करते। सही। ठीक है ना, आपको ब्रीदिंग का ख्याल रखना है, यानी कि जो भी वर्कआउट करें डर के नहीं करना। हाँ। आप रिलैक्स, ये relax। भी जो है ना वर्कआउट, ये भी एक दुनिया, ये भी अच्छा एक जुनैरा, खूबसूरत- कुछ लोग ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं करते हैं, जैसे इनहेल करते वक्त आपका जो बेली है वो सुकड़ना चाहिए जी। या फैलना अच्छा, ये चाहिए, दो सूरत वो- होती हैं। अच्छा, दोनों ये दोनों भी होता तरीके है। से करना Nice. चाहिए। Impressed. अक्सर मैं क्लाइंट को ना इनहेल एक्सेल करें, हम करेंगे मैं कहूंगी ओहो प्लीज रिलैक्स, इजी, लाइक रिलैक्स। हाँ, ए- प्रॉपर। मोहब्बत, इजी, रिलैक्स। अपने को relax। मुश्किल मुश्किल में डल के जो भी काम करेंगे सारे खराब होंगे। नहीं होगा। अपनी बॉडी से अपने माइंड का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें अपनी और body अपने से आप प्यार से करें। अपनी बॉडी से प्यार करें तो आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच Thank you जुनैरा, so आपने much, हमें वक्त दिया और Thank you so बेहतरीन much. एक्सरसाइजेस हमें बताई गई हैं कि आप अपने घर बैठ के इवन अपने रूम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप करें, आप ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकते। 30-40 मिनट अच्छा, से मुझे जुनैरा जिम ने जाके हमें ट्रेनिंग नहीं हो सकती 10 है। मिनट्स में जुनैरा हमें ले आई है, कह रही है 10 मिनट्स अपने आप को दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें 5 मिनट्स ऐड करें, 2 मिनट्स ऐड करें, लेकिन करें। ये एक्सरसाइजेज इसलिए करवाई गई हैं कि आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत से खवातीन हैं जो नहीं जा एक्सरसाइज सकती मैं जल्दी हैं। से करके दिखाओ अपने Sure, व्यूअर्स sure, को। sure. बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक से वापस आते हैं। व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर ने जहां हमारे तर्ज ज़िंदगी को यकसर तब्दील किया है, वहीं नौजवान नस्ल और वालिदैन में दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। जनरेशन गैप वालिदैन और औलाद के दरमियान दूरी की एक बड़ी वजह है, और जहां दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग जाविये से सोचते हैं। ये बामी फ़र्क काम करने के लिए अंदाज़ा से लेकर जो है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक वाज़े तौर पर नज़र आता है, और फिर नौजवान नस्ल नए तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
कुछ नया करना चाहती है, लेकिन पुरानी उम्र के लोग इसे अहमियत नहीं देते और औलाद की खुद एतमादी को ख़त्म करते हैं। ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े फासले पैदा करती हैं और जिसका नतीजा सिवाय दूरी के कुछ और ही होता है। और इस अहम इशू पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डॉक्टर हैं वजीहा जफ़र साहिबा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर वजीहा इकबाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो अजीम ने सारा इंट्रो पढ़ा उसमें ये था कि वालिदैन और बच्चों में आए रोज़ दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये आप टेक्नोलॉजी कह लें, मोबाइल्स के साथ चिपटे रहना है, या फिर वैसे ही एक गैप हो चुका हुआ है और नॉलेज गैप और जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। वालिदैन जो हैं वो बच्चों की जो ज़रूरियात हैं या आजकल जो टेक्नोलॉजी से मोहब्बत है उसको नहीं समझ पा रहे, और बच्चे जो हैं वो वालिदैन की जो चीज़ें हैं उनको नहीं समझ पा रहे। तो इसको बेहतर कैसे बनाएं? अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ शेयर करूँ ना, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं ना, तो गुजरते टाइम के साथ हमारा सिलेबस चेंज होता है, नई चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे अभी हम अपने टाइम से कंपैरिजन करें तो हमारे इस टाइम का सिलेबस तो ऊपर से गुजर जाए जो हमारे टाइम पे था, अगर उसको कंपेयर करें। इसी तरह पेरेंटिंग का भी सिलेबस होता है, ठीक है। बच्चों की जो जनरेशन आती है उनका भी एक सिलेबस होता है, लेकिन हम जब अपडेट नहीं होते और जब हम पुराने सिलेबस से कंपेरिजन करते रहते हैं और जो बच्चे की परवरिश जो है हम खींचातानी से कि हमारे टाइम पे ऐसे होता था या उस टाइम के अकॉर्डिंगली हम बच्चों को जब करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से जब आउट ऑफ द कोर्स आप चीज़ों को पढ़ते हैं और लेके चलते हैं तो फिर आप फेल ही होते हैं। इसीलिए पेरेंटिंग इतनी वो फेलियर का प्रोसेस इतना ज़्यादा हो गया है, इतना पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे जो हैं और ज़्यादा ज़िद्दी से ज़िद्दी हो रहे हैं, रिबेलियस हो रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो बड़े हैं उनका रोल यहाँ प्ले मेनली होता है, बच्चों का भी होता है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनकी जिम्मेदारी में ये चीज़ आती है कि वो अपडेट रहें कि पेरेंटिंग की क्या स्किल्स हैं, बच्चों के साथ बेहतरीन पेरेंटिंग क्या हो सकती है और बच्चे की नफ्सियात क्या है। जब हम अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम बच्चे की नफ्सियात को नहीं समझ पाते, और ये खींचा तानी की वजह से ना, ये जो जैसे आपने क्वेश्चन भी रेज किया कि जनरेशन गैप, तो ये इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि पेरेंटिंग में भी जो है ना बहुत गैप आ चुका है। और वजीहा, हम देख रहे हैं कि अभी जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना फास्ट है, तो क्या ये भी एक बड़ी रीज़न है कि जो वालिदैन हैं वो किसी और दौर के हिसाब से सोचते हैं और बच्चे जो हैं वो बड़ा फास्ट मूव कर रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप देखिए, अब बच्चे जितने तेज़ हैं पेरेंट्स का उतना ही स्लो वर्जन भी हो कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल, बच्चों का मैं भी यही चीज़ डिस्कस भी कर रही थी कि बच्चों को अब जो है ग्लोबल विलेज का टाइम है ना, पहले तो अपनी कम्युनिटी के गिर्द रहते थे, वहीं से लर्निंग करते थे, बड़े होते थे। अब बच्चे जो हैं हर तरह की चीज़ उनके पास अवेलेबल है, हर तरह का एक्सपोजर अवेलेबल है। तो एक तो पेरेंट्स पेरेंटिंग करते हैं ना, स्क्रीन भी पेरेंटिंग कर रही है। इसी टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजी की ही या पेरेंटिंग के अंदर ही इतनी टर्मिनोलॉजीज बच्चों को पता होती हैं जो हमने शायद कोर्सेज के बाद समझी होंगी। तो बच्चों की इंफॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। वो एक्सपोजर जब ज़्यादा होता है तो आपका बचपना छिन जाता है और आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता। वो हालांकि इन्फॉर्मेशन होती है, वो इल्म नहीं होता है, वो आपकी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होता है वो। फिर आप इन्फॉर्मेशन को है हमेशा गलत यूज़ करते हैं जब वो आपकी नॉलेज की फॉर्म में, आप तक एक्सपीरियंस की फॉर्म में नहीं पहुँचती। हम देख रहे हैं बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट वर्क कर रही है और जो न्यू जनरेशन है वो उसी तरह फास्ट उसको लेकर चल रही है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है या हमारे पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो पुरानी टेक्नोलॉजी से अभी थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी में डेवलप हो जाती है, तो वालिदैन इससे नाए होते हैं और वो बच्चों पर भी इसी वजह से बेजा सख्ती भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं कि नहीं ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, AI आ गई है तो उसको नहीं देखना। अब AI के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ एक्सपोजर, दोनों चीज़ों को हमें देखना है। बच्चे जितना तेज़ी से आगे जा रहे हैं, पेरेंट्स उतना ही पीछे की तरफ हैं, तो दोनों जनरेशन में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो उसमें बैलेंस रखना ये है कि आप बच्चे के साथ ना डिस्कशन का पार्ट ज़्यादा रखें, क्योंकि देखें आप बच्चे के साथ रोका टोकी वाला काम अब नहीं कर सकते। अब आपको ने इल्म देना है, नॉलेज देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। आप बच्चों, अब ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं ना, बच्चों के साथ जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन रखते हैं, डिस्कशंस रखते हैं, उनको प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं कि ये चीज़ हम क्यों रोक रहे हैं या इसका नुकसान क्या है, बच्चे फिर समझते हैं। रेदर देन कि आप डिसिप्लिन कर देना, जैसे वो इन्वायरमेंट एक क्रिएट कर लेते हैं कि आपने करना ही नहीं है, उसमें फिर बच्चे छुप के कर रहे होते हैं वो चीज़ें। तो सबसे बेहतरीन मैंने जो देखा है ना, जो चीज़ वर्क करती है रिलेशन के अंदर पेरेंट्स और बच्चे के, वो कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन भी करने से पहले बहुत ज़रूरी है, जैसे हम प्रोफेशनल्स भी क्या करते हैं, पहले सामने वाले की बात पूरी समझ लेते हैं कि वो चाह क्या रहा है। जब आप अपने अकॉर्डिंगली हर चीज़ को समझाते हैं ना, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप बता रहे हैं वो भी अप टू द मार्क है कि नहीं। तो जब आप सुनते हैं तो आपको भी आपकी सुनने की सलाहियत, आपको जो है समझने की सलाहियत आपके अंदर पैदा करती है। तो सिचुएशन को समझ
समझने के लिए आपको पहले बच्चे की नफ्सियात को समझना है, उसकी बात को पूरी तसल्ली से समझ के देखिए। एक चीज़ मैं हमेशा ऐड करती हूँ कि पेरेंट्स बच्चे की बेहतरी ही चाह रहे हैं ना, वो जो रोक रहे हैं उसको बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बेहतरी का क्या फ़ायदा है जिसमें बच्चा और रिबेलियस हो जाए, और बिगड़ जाए, और स्टबन हो जाए। तो पेरेंट्स को अपनी टेक्निक्स को देखना है कि वो इस तरह की टेक्निक्स रखें कि ये ना हो कि आप ऐसी टेक्निक्स रखें कि बच्चा और ही बिगाड़ की तरफ चला जाए, और ही ख़राबी की तरफ चला जाए। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपके बच्चे की नफ्सियात क्या है, बच्चा किन इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस तरह के फ्रेंड्स हैं उसके स्कूल में, किस तरह की स्क्रीनिंग में वो किस तरह की चीज़ें देख रहा है, जब तक आपके पास ये डाटा नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी एडवाइस बच्चे के ऊपर जो है वो वजिया वैसे अभी आपने बात की नफ्सियात को समझना है और ओवरसी करना है कि वो किस तरह की चीज़ें देख रहा है, कैसा एक्सपोजर है उस बच्चे को जो मिल रहा है। तो जब पेरेंट्स ये चीज़ें करना शुरू करते हैं तो तब बच्चा और रेजिस्ट करता है कि जी मुझे मेरी पर्सनल स्पेस नहीं दी जा रही। तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे करें? यस, ये आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज किया है, क्योंकि बच्चे ये चीज़ करते हैं। अब उसमें भी तरीका होता है, जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ बॉन्ड बनाए बगैर उससे पर्सनल क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि इतने टाइम से तो पेरेंट्स ने हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, अब वो एक एक चीज़ हमसे पूछ रहे हैं, एक एक फ्रेंड का पूछ रहे हैं, और पेरेंट्स भी ना पूछते हैं ऐसे कि बच्चा पिक कर लेता है। अदरवाइज जो बच्चे हैं वो मैंने नोट किया है कि पेरेंट्स के साथ उनके बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशंस भी हैं। हाँ, अगर आप क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं कि बच्चे को ये फील जाए कि ये तो कोई स्पाई कर रहे हैं या ये तो मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं ना, ये वजह है। आपका बच्चा जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों में शामिल हो चुका हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।